हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लासों में अपना 8 चैप्टर 9 चैप्टर और 10 चैप्टर तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। उनके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको भेज दिए हैं। इस तरीके से हमारा जो बायोलॉजी का जो सेक्शन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्या है, यानी कि फसल का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है, क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि फसल का उत्पादन हम क्यों करते हैं। भाई, फसल का उत्पादन हम इसलिए करते हैं ताकि हमको हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्व प्रदान हो सकें, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पोषक तत्वों से ही निर्मित है। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो हमें किससे प्राप्त होती है? पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। हमारे शरीर को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी हमें किससे प्राप्त होती हैं? ये सभी हमें पोषक तत्व हमें अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं। इसलिए फसल का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व प्राप्त हो सके। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टडी स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गई। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि। क्योंकि फसल के उत्पादन के लिए हमें कुछ औजारों की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने उन औजारों को देखा। बूझो कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। क्योंकि जब उन्होंने ये औजार देखे तो वो अचरज में पड़ गई कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि का यूज़ हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया भोजन की आवश्यकता होती है पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं, परंतु मनुष्य और जितने भी जंतु होते हैं वो भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नहीं कर सकते। इसके अलावा वो हरे भी नहीं होते हैं, यानी कि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, यानी कि जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? पहली बात, हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं? भाई, हमें अपने भोजन अपने शरीर की ऊर्जा को चलाने के लिए, या ये कहें कि अपने शरीर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम, जैसे कि पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों से और जंतुओं से या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो केवल वनस्पतियों का ही आहार लेते हैं, जबकि कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, वो पौधों वनस्पतियों के साथ साथ मीट भी खाते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए भाई बहुत बड़े पैमाने पर या बहुत बड़े आकार में क्या की जाती है? खेती की जाती है, फसल का उत्पादन किया जाता है। उस फसल से प्राप्त, जैसे कि गेहूँ, बाजरा, चावल, दालें, जितने भी प्रकार के हमें जो प्राप्त होते हैं खाने के सामान, वो सभी किस में उत्पादित किए जाते हैं? खेत में बनाए जाते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक होता है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है, क्योंकि हमें पूरे देश का भाई पेट भरना है। इसके लिए उसका नियमित उत्पादन भी करना है, जो हमें खेतों में करना होता है। उसका प्रबंधन भी करना है, जिसके कारण उसमें कोई किसी प्रकार के कीट या फिर उसको नुकसान ना पहुँचाए, और उनका वितरण भी करना है, यानी कि उन्हें हर स्थान तक पहुँचाना है, हर व्यक्ति तक पहुँचाना है। अब हम पढ़ते हैं कृषि पद्धतियों के बारे में। कौन कौन सी हमारे देश में कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं और क्यों अपनाई जाती हैं, कैसे अपनाई जाती हैं, उनका यूज़ क्या है, वो किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, या फिर ये कहें कि आदि मानव जिनको कहते थे हम,
वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूहों में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। यानी कि शुरुआत में जो मनुष्य थे वो घुमंतु प्रकृति के थे और वो आहार में केवल और केवल मांस का भक्षण करते थे। यानी कि कच्चे फलों का, सब्जियों को खाते थे और जंतुओं का शिकार करते थे। कालांतर में उन्होंने फिर धीरे धीरे जब उनका पूरी तरीके से विकास होना स्टार्ट हुआ तब वो खेती करना सीखे, चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करना सीखे। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। आपसे फसल की परिभाषा पूछी जा सकती है, तब आप क्या लिखेंगे? फसल की परिभाषा आप ये ही लिखेंगे कि जब किसी एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे हम फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि केवल गेहूं की फसल देखी होगी आपने, केवल बाजरे की फसल देखी होगी आपने, तो क्या है, वो एक ही किस्म के पौधे हैं और वो उसे एक बड़े स्थान पर उगाया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि सर्दियों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, गर्मियों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इसके आधार पर हम फसलों को क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। भारत हमारा एक विशाल देश है, ये आप भी जानते हैं। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वे कौन कौन सी हैं? खरीफ की फसल और रबी की फसल। वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ की फसलें हैं। इन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। रबी की फसल, जिन्हें शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इसमें जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे आधारित फसल पद्धतियों के बारे में कि आधारित फसल पद्धतियां कौन कौन सी हैं। पहला कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, और धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक है, धान जैसे हम कहते हैं बाजरा, तो इसको शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता क्योंकि इसको काफ़ी सारे पानी की आवश्यकता होती है, तो इसे हम वर्षा ऋतु में उगा सकते हैं, जिसके कारण वर्षा जब पड़ती है तब उसे भरपूर पानी मिल सके। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, यानी कि समय समय की अवधि में उसे करने पड़ते हैं। आपने देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप तथा कारक पद्धति जो आगे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? पहला, मिट्टी तैयार करना। तो सबसे पहले जो माली होते हैं या खेत में जो काम करने वाले होती हैं वो फसल को उगाने से पहले क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करती हैं, पानी वानी डाल के उसे अच्छे तरीके से उसको तैयार करती हैं। फिर उसमें बुआई की जाती है, गेहूँ दाने वगैरह डाले जाते हैं, बीज डाले जाते हैं। बीज डालने के बाद उसमें खाद और उर्वरक डालती हैं, फिर उनकी सिंचाई करती हैं, फिर खरपतवार से सुरक्षा करती हैं। खरपतवार यानी कि जो उसमें अनावश्यक ही जो अन्य पादप उगाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। फिर उनकी कटाई की जाती है, जब फसल पूर्ण रूप से पक जाती है तब उनकी कटाई की जाती है। फिर उनका भंडारण किया जाता है जहाँ से वो देश के विभिन्न भागों में बेचे जाते हैं। अब हम इसकी एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से आधुनिक जो हमने पद्धति पढ़ी है, आधारित फसल पद्धति पढ़ी है, उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। मिट्टी तैयार करना,
फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए उसकी क्या कहती है, जुताई की जाती है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। जड़ों में भी श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके लिए मिट्टी को क्या कैसा किया जाता है, पोला किया जाता है। इसके कारण जो जड़ें होती हैं वो सरलता से श्वसन कर सकें। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे लिए। तो पोली मिट्टी जो होती है उसमें रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव की वृद्धि करने में सहायक होती है। यह जीव जो होती हैं वो किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलट कर क्या करती हैं, पोला करती हैं और ह्यूमस बनाती हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, ये भी तो क्वेश्चन है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में ही पाए जाने वाले जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रकार में मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। क्योंकि पोली मिट्टी जो होती है उसमें आसानी से वायु प्रवेश कर जाती है। जब उसमें आसानी से वायु प्रवेश कर जाती है तो वो जड़ को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। दूसरा क्वेश्चन आया कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्या आवश्यक है। इसको पोला करना और इसे पलटना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा, आपने पढ़ा है कि इसमें क्या होती हैं, मिट्टी में खनिज होती हैं, जल होता है, वायु होती हैं और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में ही पाए जाते हैं। तो जो जीवों के द्वारा क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। तो जीवों को अपनी क्रिया के लिए, खनिज तत्वों के लिए, जल के गमन के लिए, वायु के गमन के लिए उसका पोला होना या पलटना आवश्यक होता है। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने पोना करने से पोषक पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, ऊपर क्यों रह जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आपके दोनों क्वेश्चंस के सवाल मिल गए हैं। ये क्वेश्चन कि मिट्टी को पलटना पोला करना क्यों आवश्यक है, तो इसमें आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं कि ऊपरी परत के कुछ ही सेंटीमीटर की मिट्टी पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना पोला करना फसल उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जुताई कहलाती है। इसे हम हल चलाकर भी कर सकते हैं। हल लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी है तो जुताई से पहले इसमें पानी देना चाहिए। पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। यह कार्य पाटल के द्वारा किया जाता है। पाटल जो होता है एक पट्टा जैसी संरचना होती है, इसके कारण खेत को क्या किया जाता है, एकदम समतल किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ लिया है अपना टॉपिक मिट्टी तैयार करना। किस तरीके से मिट्टी को तैयार किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, मिट्टी को उल्टा जाता है, पलटा जाता है, पोली मिट्टी बनाई जाती है। इसके लिए उसमें पानी दिया जाता है। अगर सूखी मिट्टी हो तो उसमें पानी दिया जाता है उसे बिल्कुल पोला करने के लिए, क्योंकि जो उनकी जड़ें होती हैं वो पोली मिट्टी में गहराई में धसी हुई रहती हैं। इसके कारण वो आसानी से वहाँ पर क्या कर सकती हैं, श्वसन कर सकती हैं। इसके अलावा जो पोली मिट्टी होती हैं वो पौधों को पोषक पदार्थ प्रदान करने के लिए भी आवश्यक होती है, इसलिए उसे इस तरीके से बनाया जाता है। और ये जो प्रक्रम होता है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हम हल चलाकर भी करते हैं। ठीक है, खेतों को पाटल के द्वारा समतल किया जाता है। हमने ये भी पढ़ लिया। हम कृषि औजारों के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक आप अपना फर्स्ट चैप्टर यहीं तक ही स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।